हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां पर हम फिजिक्स के नए नए कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं। पिछले लेक्चर में हम न्यूटन सेकंड लॉ को डिस्कस किया था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और आज हम न्यूटन का थर्ड लॉ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पल्स क्या होता है या इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है। व्हाट इज इम्पल्स? देखिए, इसके लिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। आप एक बॉल लीजिए और बॉल को दीवार पे जोर से मारिए, तो जैसे आप दीवार पर मारोगे तो बॉल वापस से आपके हाथ में आ जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब बॉल दीवार से टकराई तो बॉल ने दीवार के ऊपर फोर्स लगाया, दीवार ने फिर बॉल के ऊपर फोर्स लगाया और बॉल आपके हाथ में आ गई वापस। ये प्रोसेस इतनी फास्ट हुई, इसका ड्यूरेशन इतना कम था कि आपके लिए फोर्स मेजर करना और वो ड्यूरेशन मेजर करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए इसलिए हम मेजर करते हैं। देखिए, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स मेजर करना मुश्किल है, टाइम मेजर करना भी मुश्किल है, लेकिन उन दोनों की मैग्नीट्यूड अगर हम मेजर कर लें तो वो हम मेजर कर सकते हैं। अब आप बोलोगे भाई, जहाँ ना हम फोर्स मेजर कर सकते हैं ना हम टाइम मेजर कर सकते हैं, तो दोनों की प्रोडक्ट कैसे मेजर करेंगे, है ना? मिकू का भी यही सवाल था। तो वो करेंगे हम न्यूटन के सेकंड लॉ से। न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि फोर्स इज डीपी बाई डी। तो dp किसके बराबर है भाई? फोर्स इंटू dt। इंटू का मतलब डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ध्यान से देखिए, मैं स्केलर क्वांटिटी ले रहा हूं। तो फोर्स इंटू dt, तो फोर्स इंटू टाइम किसके बराबर है? वेरी गुड छोटू, चेंज इन मोमेंटम। यानी हम फोर्स मेजर नहीं कर सकते, टाइम भी मेजर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ड्यूरेशन बहुत कम है, लेकिन हम उसका वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, उसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ, वो तो मेजर कर सकते हैं ना, वो तो इजीली मेजर कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं इम्पल्स। सो इम्पल्स इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम एंड इट गिव्स द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ध्यान से देख लीजिए, यहां से निकाल दिया हमने, फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। दिस इज इम्पल्स। ये उन केसेस में होता है जब आपका जो फोर्स बहुत ज़्यादा फोर्स होता है और बहुत ही कम टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, तो हमारे कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि मैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम फोर्स और टाइम मेजर नहीं कर पाते हैं, तो हम उन दोनों का प्रोडक्ट मेजर कर लेते हैं और वो प्रोडक्ट होता है चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो कितनी चेंज हुई, तो हम वहाँ पर इम्पल्स निकाल सकते हो। तो ये है आपका इम्पल्स, फोर्स इनटू टाइम। आपको याद होगा कि हमने इम्पल्स का जिक्र किया था डायमेंशंस के उसमें। तो इसकी अगर यूनिट की बात करूँ तो देखो भाई, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो इम्पल्स की यूनिट होगी न्यूटन सेकंड। ठीक है, उसी तरह हम अगर मोमेंटम की यूनिट की बात करें, मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी, तो उसकी यूनिट क्या होगी? मास तो होता है किलोग्राम में और वेलोसिटी क्या होती है? छोटू आप बताओ। वेरी गुड, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक्सेलरेशन की यूनिट कौन बताएगा? शाबाश मिंटू, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये थी एक्सेलरेशन की यूनिट। तो फोर्स की यूनिट बताओ। न्यूटन तो होगी, वो तो ठीक है। अगर न्यूटन के अलावा हम लिखें मास की टर्म में, तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मतलब मास की और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन से ही दिखाते हैं, लेकिन उसको अगर हम ऐसा यूनिट की टर्म में लिखना चाहें तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी उसको लिख सकते हैं। तो ये था इम्पल्स। अब हम देखते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है। अभी जो हमने बॉल का एग्जांपल लिया था उसको फिर से कंसिडर कीजिए।
मैंने बॉल को दीवार पे मारा, ठीक है, यानी बॉल ने दीवार के ऊपर कुछ फोर्स लगाया, उल्टा दीवार ने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, उसको वापस फेंका, वो मेरे हाथ में आ गई। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब ये है कि आप अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो उतना ही फोर्स आपके ऊपर लगाएगी, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। जैसे मतलब अगर मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा रखा है ना, इसको पकड़ने के लिए, तो इसने भी मेरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रखा है, लेकिन क्या है कि मेरा वेट ज़्यादा है, मेरा मास ज़्यादा है, इसके कंपैरिजन में मेरा साइज़ भी ज़्यादा है, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है कि इसने मेरे ऊपर फोर्स लगाया हुआ, बट जितना मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया उतना ही इस मार्कर ने भी मेरे ऊपर फोर्स लगाया हुआ है। जैसे अब अर्थ और सन की बात करते हैं। धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो जितना फोर्स सन अर्थ के ऊपर लगाता है उतना ही अर्थ सन के ऊपर लगाता है। अब हम फ्री फॉल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट को आप नीचे की तरफ गिराते हो तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से वो नीचे की तरफ आती है। तो यानी अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या वो ऑब्जेक्ट जो नीचे की तरफ गिर रहा है, क्या वो भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है? यस, वो भी फोर्स लगा रहा है, उतना ही फोर्स जितना अर्थ उसके ऊपर लगा रही है। बट फर्क इतना है कि अर्थ का साइज बड़ा होता है, उसका वेट ज़्यादा होता है, मास ज़्यादा होता है, इसलिए इसका जो फोर्स का कुछ इफेक्ट अर्थ के ऊपर नहीं होता, लेकिन वो फॉलिंग ऑब्जेक्ट उतना ही फोर्स लगाता जितना अर्थ उसके ऊपर लगाती है। तो इसको बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो ये बोलता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब एक्शन का मतलब यहाँ एक्शन और रिएक्शन क्या होता है? एक्शन और रिएक्शन दोनों ही फोर्सेज ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्शन रिएक्शन जो बात करें दोनों फोर्सेज। मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ए ऑब्जेक्ट है, एक बी ऑब्जेक्ट है, और ए फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी मान लेते एफ ए बी है, और फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज एफ बी ए है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि एफ डायरेक्शन की बात करूँगा मैं, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। अब वेक्टर है ना भाई, डायरेक्शन की बात करेंगे तो वेक्टर की बात तो करनी पड़ेगी, इसलिए जितना फोर्स ए बी के ऊपर लगाती है उतना ही फोर्स बी ए के ऊपर लगाता है, बस डायरेक्शन उल्टी है। दैट इज एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। इसको बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही सिंपल है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ। या आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो, इफ ए बॉडी ए अप्लाइज सम फोर्स ऑन अनदर बॉडी बी, then B will apply the equal and opposite force on body A. That is the Newton's third law of motion. तो हमने न्यूटन के 3 लॉ पढ़े। पहले लॉ हमने पढ़ा लॉ ऑफ इनर्शिया, कि एक बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, और वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है जब तक उसके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सेकेंड लॉ ने कहा कि जो फोर्स है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, या ये कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt हो सकता है। और थर्ड लॉ ने कहा कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि अगर ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगा तो बी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा। दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये इस लॉ का यूज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि एक फोर्स दे दिया, दूसरा फोर्स ऑटोमेटिकली आपके पास हो गया। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑल द 3 न्यूटन लॉज आप ट्राई कर सकते हैं, और जब स्टूडेंट्स मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो मैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी बना कर दूंगा।
तो उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं और हम और डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपके पास लेक्चर्स को इम्प्रूव करने का कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, आपको लगता है कि भी लेक्चर में कुछ कमी है या ये कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो आप बिल्कुल बेझिझक होके आप मुझे अपनी फीडबैक देख सकते हैं। आई वॉन्ट टू मेक दिस लेक्चर्स मोर इंटरेक्टिव। मुझे आपका फीडबैक, आपके सजेशन का इंतजार रहेगा। तो आज के छोटे से लेक्चर को हम यहीं पर रोकते हैं। अगले लेक्चर में हम आपसे फिर से मिलेंगे और तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और हाँ, हमारे लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।